आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या होता है और कंप्यूटर नेटवर्क में इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है और इसका क्या उपयोग होता है। मॉड्यूलेशन जो है वो यूनिट 2 के टॉपिक में आता है। इसमें कुछ टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूलेशन, नीड फॉर मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ AM, FM, PM, FSK, ASK, PSK and PCM, concept of bandwidth and channel capacity of different communication systems such as radio, microwave, etc. और मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूलेशन, नीड फॉर मॉड्यूलेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, जहाँ पर AM स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, PM फेज मॉड्यूलेशन, FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग और पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये यहाँ से यहाँ तक एनालॉग मॉड्यूलेशन है और ये है डिजिटल मॉड्यूलेशन और ये है कन्वर्जन एनालॉग टू डिजिटल। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम मेन फोकस करेंगे मॉड्यूलेशन में। जैसा कि हमें पता है कि दो सिस्टम के मध्य इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान या तो वायर के माध्यम से होता है या वायरलेस तरीक़ों से होता है। अब तक के वीडियोस में, अब तक के क्लासेस में हम लोग ये जान चुके हैं। और ये जो सूचनाएं होती हैं या जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिग्नल के फॉर्म में होते हैं। और ये सूचनाएं हो सकती हैं, कोई भी वॉइस सिग्नल हो सकता है, टेक्स्ट सिग्नल हो सकता है, वीडियो सिग्नल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। तो जो मॉड्यूलेशन होता है वो अधिकतर वायरलेस तरीक़ों से भेजे जाने वाले इन्फॉर्मेशन में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम उदाहरण के रूप में देखें, जैसे हमें पता है कि मॉड्यूलेशन को इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे दो व्यक्ति हैं जो एक दूसरे से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हैं और आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, इस स्थिति में यदि एक व्यक्ति अपनी आवाज़ से चीख कर या चिल्लाकर अगर दूसरे व्यक्ति से कुछ कहता है या कहना चाहता है, तो उसकी आवाज़ दूसरे व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाती है ना। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि कुछ दूर तक जाकर के आवाज़ जो है धीमे धीमे ख़त्म हो जाती है, फेड आउट हो जाती है और इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये सेंडर है और ये रिसीवर है, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन इस रिसीवर को सेंड करना चाहता है, बट चूंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और यहाँ से कोई भी यहाँ से अगर कोई बात बोलता है तो ये यहीं इन बिटवीन कहीं फेड आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यहाँ तक बात नहीं पहुँच पाती है। तो उस केस में फिर एक समस्या है ये। ठीक है, यह एक समस्या है कि इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचाया जाए। तो सॉल्यूशन के रूप में अगर हम बात करें, इसमें अगर हम एनिमेशन देख पाएँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ये है सेंडर अपने बात को रिसीवर तक भेजना चाहता है, तो ये आवाज़ यहीं बीच में ही कहीं फेड आउट हो जाती है और रिसीवर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। तो रिसीवर एक्चुअली समझ नहीं पाता है कि सेंडर क्या कहना चाहता है, क्या उसका इन्फॉर्मेशन है। तो उस केस में अब ये एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता ही है। तो सलूशन के रूप में अगर दोनों व्यक्ति जो एक दूसरे से दूरी पर हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट हैं, वो तीसरे व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं, तीसरे व्यक्ति का। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कैरियर पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, यहाँ तीसरा व्यक्ति एक कैरियर की भूमिका निभाता है और जो बहुत ही ऊर्जावान है और 500 मीटर की दूरी बहुत ही कम समय में और सहज ढंग से और सुरक्षित रूप से तय कर सकता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन भेजने से पहले जो सेंडर होगा, ठीक है, वो कैरियर व्यक्ति यानी जो तीसरा थर्ड व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है, जिसको हम कैरियर व्यक्ति के नाम से बोल रहे हैं, कैरियर व्यक्ति के कान में या उसे लिखित रूप में मैसेज को बताता है और तत्पश्चात वह मैसेज कैरियर व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंचता है। जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो सिग्नल है जिसको हम बार बार कह रहे हैं बेस सिग्नल। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और क्लियर करें। ये बेस सिग्नल है
बेस सिग्नल वो सिग्नल होता है जो कोई सेंडर या ऑब्जेक्ट डेटा को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, डेटा प्रोड्यूसर कौन है यहाँ पर? सेंडर। ये डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है और वो सिग्नल किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है। वाइस सिग्नल है तो इस फॉर्म में है। ठीक है। कैरियर जो पर्सन है उसको पता है कि उसका काम क्या है, यहाँ से इंफॉर्मेशन को यहाँ तक ले जाना। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे ये सेंडर की फ्रीक्वेंसी है, वैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट होगी और बहुत ही यूनिफॉर्म होगा। कैसे होगा? ये ये कैरियर का सिग्नल है। ठीक है, कैरियर सिग्नल है फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों का मतलब सेंडर द्वारा जो कही गई बात है वो, और प्लस इसका सिग्नल, यानी दोनों सिग्नल को आपस में जोड़ा जाएगा। जब जोड़ा जाएगा तो कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन या इस तरह का सिग्नल हमें रिजल्टेंट में प्राप्त होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं मॉड्यूलेट सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये बेस सिग्नल हुआ या मैसेज सिग्नल हुआ, ये कैरियर सिग्नल हुआ और ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल हुआ। ठीक है, तो जब मॉड्यूलेटेड सिग्नल तैयार हो जाता है तो यही मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैरियर सिग्नल द्वारा कैरी किया जाता है। ठीक है, और यही मॉड्यूलेटेड सिग्नल किसके पास पहुंचता है? रिसीवर के पास पहुंचता है। और रिसीवर के पास पहुंचने के बाद इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी डीमॉड्यूलेशन होता है। यहाँ पर मॉड्यूलेशन हुआ। मॉड्यूलेशन मतलब किसी भी बेस सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज कर दिया गया, उसको ऐड किया गया, तब ये सिग्नल मिला था हमें। और यही सिग्नल यानी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जब मिला तो यही मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें रिसीवर को पहुंचाना होता है। और रिसीवर के पास पहुंचने के बाद इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स प्रोसेस मतलब यहाँ पर होता है डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, हम्म। तो अब इस तरह से अगर हम बात करें मॉड्यूलेशन का, तो मॉड्यूलेशन की परिभाषा ये है कि मॉड्यूलेशन वह तकनीक है जिसमें लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल पर सुपर इम्पोज किया जाता है अथवा जोड़ा जाता है। ठीक है, परिभाषा में वर्णित लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हम क्या बार बार कह रहे थे? बेस सिग्नल या मैसेज सिग्नल। और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हम क्या कह रहे थे? कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो सुपर इम्पोज करके जब हम लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ जोड़ते हैं तो जो रिजल्टेंट सिग्नल मिलता है हमें वो कहलाता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, इज अ टेक्निक विच इन विच लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल बेस सिग्नल इज सुपर इम्पोज विथ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल। ठीक है, ये बेस सिग्नल था और इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कैरियर सिग्नल है। जब इन दोनों को हम सुपर इम्पोज करेंगे तो हमें मिलेगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, अब बात आती है कि मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ी ही क्यों? ठीक है, हम चाहते तो इन्फॉर्मेशन हम भेज सकते थे। तो जैसा हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि अगर मॉड्यूलेशन नहीं होता है या मॉड्यूलेशन का प्रोसेस अडॉप्ट नहीं करते हैं हम, तो सिग्नल हमारा बहुत दूर तक नहीं जा पाता है या सही ढंग से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता है। तो मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जो पहला पॉइंट है वो है टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द लो सिग्नल सो दैट इट कुड कवर लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है, मतलब लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ताकि वो ज़्यादा दूर तक दूरी तय कर सके। ठीक है, ज़्यादा दूर तक कैरी हो सके जो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, दूसरा है बाय डूइंग मॉड्यूलेशन साइज साइज आई मीन जैसे कि हाइट एंड लेंथ ऑफ एंटीना कुड बी रिड्यूस्ड। मॉड्यूलेशन की सहायता से एंटीना के हाइट और उसकी लंबाई को कम किया जा सकता है। ठीक है, अगर मॉड्यूलेशन नहीं होगा तो हमें बहुत बड़े बड़े एंटीना लगाने पड़ेंगे जो प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम मॉड्यूलेशन करते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मॉड्यूलेशन की सहायता से हम जो एंटीना की साइज़ है वो लिमिट कर सकते हैं। ठीक, तीसरी है जो इसकी आवश्यकता है, तीसरा पॉइंट है मॉड्यूलेशन की सहायता से एक से अधिक सिग्नल को आपस में मिक्स होने से बचाया जा सकता है। जैसे इन्वायरमेंट में कई सिग्नल्स हमारे पास होते हैं, कई सिग्नल्स फ्लोट होते हैं, तो वो आपस में मिक्सअप ना हो उसके लिए भी मॉड्यूलेशन किया जाता है। ठीक है,
और लास्ट पॉइंट है, मॉड्यूलेशन की सहायता से कम्युनिकेशन की रेंज को बढ़ाया जाता है। जैसे हम बताए हैं एग्जाम्पल में ही, मे भी पिछले वाले एग्जाम्पल में हम लोग देखा था कि मॉड्यूलेशन के बाद जो सिग्नल का जो दूरी तय करने की क्षमता थी वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन की। तो दो तरह के सिग्नल होते हैं, हमें सभी पता है, सबको पता है कि एनालॉग सिग्नल होता है और डिजिटल सिग्नल होता है। ठीक है, और इन दोनों में, यानी इन दोनों तरीके के सिग्नलों में मॉड्यूलेशन की टेक्निक अपनाई जाती है, मॉड्यूलेशन किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं एनालॉग मॉड्यूलेशन की, तो एनालॉग मॉड्यूलेशन भी दो तरीके से होते हैं, कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन और दूसरा है पल्स मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो जैसे हम अभी तक प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि कंटिन्यूअस वेव मॉडल की तीन प्रॉपर्टी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? वो होती है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। ठीक है, और एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज में ही हम अगर ज़रा ज़रा सा चेंजेस करते हैं तो वो तीन तरह के मॉड्यूलेशन मिलते हैं। कौन कौन से? वो मिलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। मतलब ये कि किसी भी कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन यानी वेव सिग्नल के एम्पलीट्यूड में चेंज करें और इन दोनों को कांस्टेंट रखें, तो इस तरह से जो रिजल्टेंट मॉड्यूलेशन मिलेगा हमें, या रिजल्टेंट जो सिग्नल मिलेगा वो होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें और इन दोनों को कांस्टेंट रखें, यानी एम्पलीट्यूड और फेज को कांस्टेंट रखें, तो इस तरह का मॉड्यूलेशन कहलाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर फेज को हम चेंज करें, बाकी दो को कांस्टेंट रखें, तो वो कहलाता है फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के ये है कि किसी भी सिग्नल की तीनों प्रॉपर्टी में हम अगर चेंजेस करते हैं, तो जो हमें मॉड्यूलेशन टेक्निक मिलती है वो ये तीन तरह के मॉड्यूलेशन टेक्निक प्राप्त होती है। ठीक है, आइए देखते हैं बारी बारी कि इन तीनों मॉड्यूलेशन का क्या कार्य है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसको हम समझते हैं इस डायग्राम से और इस परिभाषा से। जैसा कि हमने अभी पिछले उदाहरण में देखा था कि किसी भी सिग्नल को दूर तक पहुंचाने के लिए मैसेज सिग्नल को, जिसे हम बेस सिग्नल भी कहते हैं, उसे कैरियर सिग्नल के साथ जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, ठीक है ध्यान से सब लोग सुनेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड बेस सिग्नल के एम्पलीट्यूड के आधार पर चेंज किया जाता है। और जहां तक की बात करें फेज और फ्रीक्वेंसी की, तो इन प्रॉपर्टी को कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार का मॉड्यूलेशन कहलाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास मैसेज सिग्नल है और ये कैरियर सिग्नल है। मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, बहुत लो है, और कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत है। ठीक है, जब इन दोनों को हम सुपर इम्पोज करते हैं, सुपर इम्पोज करने के बाद कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड हम मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के आधार पर जब चेंज करते हैं, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो हमें मिलता है सिग्नल, वो कहलाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर जहाँ पर फ्रीक्वेंसी हाई है वहाँ पर कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हाई कर दिया गया है, और जहाँ पर लो है वहाँ पर लो कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से कैरियर सिग्नल को ही हमने क्या किया, चेंज किया है, बट किसके आधार पर? मैसेज सिग्नल के आधार पर, बेस सिग्नल के आधार पर। ठीक है, तो ये कहलाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आइए समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बेस सिग्नल के एम्पलीट्यूड के आधार पर चेंज किया जाता है। ठीक है, जहां तक की बात करें एम्पलीट्यूड और फेज की, तो इन प्रॉपर्टी को कांस्टेंट रखा जाता है और उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार का मॉड्यूलेशन जो है वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो हमारा बेस सिग्नल है, यानी जो मैसेज सिग्नल है, उसके अकॉर्डिंगली
हम कैरियर सिग्नल में जब चेंजेस करते हैं तो जो रिजल्टेंट प्राप्त होता है, रिजल्टेंट सिग्नल होता है, वो कहलाता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जैसा कि डायग्राम देख रहे हैं हम कि जहाँ जहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी, जहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड हाई हुआ है, डेफिनेशन क्या कहता है कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द बेस सिग्नल। जहाँ पर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है वहाँ पर फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, और जहाँ पर एम्पलीट्यूड नेगेटिव है या लो है वहाँ पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यानी इस मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के आधार पर कैरियर सिग्नल का फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा या कम ज़्यादा कम किया जा रहा है। तो जो इस तरह से रिजल्टेंट सिग्नल प्राप्त होगा वो कहलाता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी मॉड्यूलेशन की, जिसे फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, फेज मॉड्यूलेशन को प्रारंभ करने से पहले हमें यह जानना होगा कि फेज आफ्टर ऑल क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि सिग्नल के एक साइकिल में अलग अलग लोकेशन को पॉइंट आउट करने के लिए फेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी कंटिन्यूस वेव सिग्नल एक साइकिल में प्रत्येक फेज को अलग अलग बिंदु से दर्शाया जाता है, और एक साइकिल में दो पॉइंट समान फेज में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं कि एक साइकिल जो बिंदु ए से होकर के ई तक, यानी जो बिंदु ए से होकर के बिंदु ई तक, ठीक है, पर खत्म होता है, अ, बिंदु बी सी डी अलग अलग फेज में है। बिंदु बी सी और डी, ठीक है, अलग अलग फेज में है। अगर यहाँ पे कोई बिंदु होगा तो वो भी अलग फेज में होगा। ठीक है, यदि बात करें बिंदु ई और बिंदु ए की, यानी इसकी और इसकी, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ, हाँ, अगर इसकी बात करें ए और ई की, तो ये समान फेज में होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो यहाँ 0 डिग्री पर है और ये 180 डिग्री पर है। ठीक है, या 0 डिग्री पर। अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये नया वेव सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, एक फेज ये हुआ। यहाँ से यहाँ तक बात करें तो ये नया सिग्नल स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करें तो पॉइंट ए और पॉइंट ई एक ही फेज में है, पॉइंट बी और पॉइंट एफ एक फेज में है, पॉइंट सी और पॉइंट जी एक ही फेज में है। तो इस तरह से हम फेज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि फेज मॉड्यूलेशन आफ्टर ऑल क्या होता है। ठीक है, फेज मॉड्यूलेशन जिसमें कैरियर सिग्नल का फेज बेस सिग्नल अथवा मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के आधार पर चेंज किया जाता है। ठीक है, यदि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है अथवा मिनिमम है, उस पॉइंट पर कैरियर के फेज में 180 अंश का परिवर्तन हो जाता है, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं। और परिणाम स्वरूप जो प्राप्त सिग्नल होता है उसे फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं, और इसे ही फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हम देख पा रहे हैं कि ये मैसेज सिग्नल है और ये कैरियर सिग्नल है। तो जहाँ पर फेज हाई हो रहा है, हाई या लो, ये पॉइंट से जो मैं सर्कल आउट कर रहा हूँ, ये वो पॉइंट है जहाँ पर फ्रिक्वेंसी या तो बहुत हाई है या फ्रिक्वेंसी बहुत लो है। ठीक है, और ऐसे ऐसे पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही क्या होगा, जो फेज होगा किसका, कैरियर सिग्नल का फेज होगा, वो चेंज होगा। कैसे चेंज हो जाएगा? 180 अंश पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जैसे ही यहाँ पे बात करेंगे, ऑटोमेटिक जैसे ही यहाँ पर ये फेज आएगा, सिग्नल आएगा, इसको कंटिन्यूस ऐसे जाना चाहिए, बट इस यहाँ पर हाई पॉइंट मिल गया, तुरंत यहाँ पर क्या होगा, ये फेज 180 अंश पर चेंज हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे आगे बढ़ेगा। फिर अगला पॉइंट हमें जैसे मिलेगा लो पॉइंट, यानी यहाँ पर, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी सिग्नल की स्थिति होगी यहाँ पर, वो नीचे ना जा करके अब वो क्या होगा, फिर चेंज हो जाएगा, फेस चेंज हो जाएगा 180 डिग्री का। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से जहाँ पर लो पॉइंट और हाई पॉइंट मिलता है वहाँ पर फेज में चेंज होता है कितने का, 180 अंश का। तो इस तरह से जो हमें सिग्नल प्राप्त होता है वो कहलाता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, अब बात करते हैं
अभी तक तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन में, जिसमें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन डिस्कस किया। अब बात करते हैं एनालॉग मॉड्यूलेशन में ही पल्स मॉड्यूलेशन की। ठीक है, पल्स मॉड्यूलेशन जो होता है वैसे कि दूसरे प्रकार का मॉड्यूलेशन होता है जिसमें पल्स अथवा पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहलाता है, और ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन का प्रयोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करने में किया जाता है। ठीक है, अथवा ऐसा इस तरह से कह सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल से डिजिटल डेटा प्राप्त करने की प्रक्रिया को पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, एनालॉग सिग्नल से डिजिटल डेटा प्राप्त करने की प्रक्रिया को पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं, और यह मॉड्यूलेशन 3 चरण में किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से चरण होते हैं? वो होता है सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सैम्पलिंग की, तो सैम्पलिंग में हमारा एनालॉग इनपुट आता है। सबसे पहले जो पहला चरण जो होता है वो सैम्पलिंग होता है, यानी जो भी एनालॉग सिग्नल होगा वो सैम्पलिंग वाले फेज में एंटर करेगा। तो सैम्पलिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कॉन्टिन्यूअस वेव सिग्नल का निश्चित समय पर एम्पलीट्यूड मेजर किया जाता है, और कॉन्टिन्यूअस वेव सिग्नल को डिस्क्रीट वेव सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और इस डिस्क्रीट सिग्नल को ही सैंपल कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि प्रति सेकंड कितना सैंपल मेजर किया गया, उसे बोलते हैं सैंपलिंग रेट। मतलब 1 मिनट में या 1 सेकंड में सैंपलिंग किए गए पॉइंट्स को सैंपलिंग रेट कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूअस एनालॉग सिग्नल इनपुट के रूप में सैंपलिंग स्टेप पर इनपुट किया गया, और आउटपुट के रूप में हमें क्या मिला? डिस्क्रीट सिग्नल। ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल आउटपुट में प्राप्त हुआ है, जिसे सैंपल्ड आउटपुट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर सैंपल्ड आउटपुट यहाँ पर लिखा हुआ है, और यह सैंपल आउटपुट अगले प्रोसेस, यानी अगला प्रोसेस क्या है? क्वांटाइजेशन। सेकंड प्रोसेस क्या है? क्वांटाइजेशन। उसके लिए इनपुट का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर एनालॉग सिग्नल को यहाँ पर सैंपल्ड किया गया है, मतलब यहाँ पर मेजर किया गया है, कुछ कुछ पॉइंट्स पर एम्पलीट्यूड को मेजर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग हो गई, किसी एक एनालॉग सिग्नल की सैम्पलिंग हो गई, और यही सैंपल आउटपुट नेक्स्ट जो स्टेप है, जो नेक्स्ट स्टेज है क्वांटाइजेशन, उसमें इनपुट के रूप में जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो इसमें सैंपल आउटपुट के एक से अधिक सैंपल का एवरेज निकालकर, ठीक है, उसके सेंटर वैल्यू को अलग अलग क्वांटाइज्ड इंटरवल पर असाइन किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से क्वांटाइज्ड सैंपल और ओरिजिनल सैंपल सिग्नल में अंतर दिखाई पड़ता है। जैसे अगर हम बात करते हैं सैंपल आउटपुट की, तो यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया था? हमने पॉइंट आउट करके हमने इसमें एम्पलीट्यूड मेजर कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद जब हम इस मेजर्ड एम्पलीट्यूड को जब हम किसी, कह सकते हैं इस तरह से, ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ठीक है, अगर ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, और हर एक ग्राफ की अपनी अपनी वैल्यू होती है, हर एक रो की। ठीक है, 0 0 अगर 3 बिट में हम दिखाएं तो 0 1 0, और ये हो जाएगा 0 1 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 0 0, हो जाएगा 0 1, ये 0 1, सॉरी 1, ये और 1 1 1। तो इस तरह से हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का एवरेज निकाल करके यहाँ की इसकी वैल्यू को सेंटर में हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को हम आराम से यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड वाली वैल्यू को यहाँ से यहाँ तक एवरेज निकाल के हम यहाँ तक प्लेस कर दें। तो इस तरह से जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्वांटाइज्ड आउटपुट होता है। ठीक है, क्वांटाइज्ड आउटपुट होने के बाद वो आसानी से एक ग्राफ पर या फिर एक निश्चित पैमाने पर प्लेस किया जाता है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है एनकोडिंग। एनकोडिंग में क्या होता है कि जो भी क्वांटाइज्ड आउटपुट होता है, इसमें क्वांटाइज्ड आउटपुट का एनकोडिंग होता है, और जिसके अंतर्गत प्रत्येक क्वांटाइज्ड सैंपल को 8 बिट में या फिर उससे अधिक बिट में का कोड असाइन किया जाता है, जिससे क्वांटाइज्ड सैंपल को कोड वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार कंटिन्यूअस एनालॉग सिग्नल डिजिटल डेटा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसकी बात करें हम, तो अब एनकोडिंग के बाद जैसे हमने हर एक सिग्नल को, जैसे ये सिग्नल है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू अगर हम लिखते जाएं सभी के लिए,
यहाँ पर वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। हर एक रो के लिए, हर एक क्वांटाइज्ड वैल्यू के लिए, अगर क्वांटाइज्ड पॉइंट्स के लिए अगर हम वैल्यू को लिखते जाएं हर एक सैंपल जो हमने किया था उसके लिए, तो हमें अंत में एक कोड मिलेगा जो डिजिटल फॉर्म में होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में यानी डिजिटल आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने एनालॉग सिग्नल में मॉड्यूलेशन किस प्रकार किया जाता है ये पढ़ रहे थे। अब बात करते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन की, ठीक है। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन के अंतर्गत तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। इस मॉड्यूलेशन में भी एनालॉग मॉड्यूलेशन की भांति मैसेज सिग्नल यानी जिसको हम बेस सिग्नल बार बार कह रहे हैं के आधार पर कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड तथा फेज में अंतर करके ट्रांसमिशन हेतु सिग्नल तैयार किया जाता है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि एनालॉग मॉड्यूलेशन में मैसेज सिग्नल कॉन्टिन्यूअस वेव सिग्नल होता था, लेकिन अगर बात करते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन में तो मैसेज सिग्नल जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होगा यानी डिजिटल फॉर्म में होगा, ठीक है। इसके भी तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग और फेज शिफ्ट कीइंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ठीक है। जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है इसमें। डेफिनेशन क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिजिटल सिग्नल चेंजेस। जैसे जैसे डिजिटल सिग्नल चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली जो कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है उस पर चेंजेस किया जाएगा, फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फेज पर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग में, तो इसमें कैरियर जो सिग्नल होगा उसके शिफ्ट में उसके एम्पलीट्यूड में हम कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है, एम्पलीट्यूड में। तो जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ से यहाँ तक इंटरवल में वोल्टेज हाई है यानी 1 का इन्फॉर्मेशन है, डिजिटल डेटा 1 है, तो उसके अंडर में जितना भी कैरियर सिग्नल होगा उसकी एम्पलीट्यूड को हम एज इट इज़ रखेंगे जितना हमारा कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। और जैसे ही जीरो सिग्नल मिलता है एम्पलीट्यूड को हम क्या कर देंगे? ज़ीरो कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक इसी तरह उसके बाद 1 सिग्नल मिल रहा है हमें, तो वहाँ से यहाँ तक से ये और ये इंटरवल है, यहाँ के इतने बीच के इंटरवल में जो भी हमारे पास कैरियर सिग्नल का फ्रिक्वेंसी होगा, सिग्नल होगा, सेम एम्पलीट्यूड को हम उसको एज इट इज़ रहने देंगे। और जैसे ही हमें फिर ज़ीरो मिला उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल को यानी यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में हम एम्पलीट्यूड को हम क्या कर देंगे? ज़ीरो सेट कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये, फिर ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला। तो इस तरह से एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग यानी ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें मिला है वो एम्पलीट्यूड शिफ्ट की के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की यानी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट किंग में। तो इसमें भी वैसे ही है, बस इसमें फ़र्क इतना है कि वहाँ पर हम एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे थे, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को चेंज करेंगे, ठीक है। फ्रिक्वेंसी में का मतलब कि जहाँ जहाँ पर डेटा हमारा 1 होगा वहाँ पर फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है, और जहाँ पे 0 होगा वहाँ पर फ्रिक्वेंसी लो हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें डायग्राम में, जैसे यहाँ से यहाँ तक इंटरवल में डेटा हमारा क्या है? 0 है, तो जो कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी थी यहाँ से यहाँ तक के एरिया में, यहाँ तक के रेंज में बहुत ही हाई, बहुत ही लो कर दिया गया, ठीक है। और जैसे ही 1 मिला हमें यानी कैरियर सिग्नल जो हमारा 1 मिला, तो इतने से इतने के इंटरवल में फ्रिक्वेंसी बहुत हाई कर दिया गया है, ठीक है। ठीक इसी तरह यहाँ से यहाँ तक इंटरवल में डेटा 0 है मैसेज सिग्नल का, तो यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में फ्रिक्वेंसी को हमने बहुत लो रखा है। और यहाँ फिर 1 मिला तो इतने से इतने इंटरवल में बहुत हाई फ्रिक्वेंसी हम रखेंगे। तो इस तरह से जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें मिलता है वो कहलाता है फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग सिग्नल, ठीक है, जिसमें फ्रिक्वेंसी को मैसेज सिग्नल के आधार पर हमने चेंज किया है, ठीक है।
अगला है फेज शिफ्ट कीइंग। जैसे पिछले क्लास में हमने पिछले अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि फेज क्या होता है, ठीक है। तो ठीक उसी का एप्लीकेशन यहाँ पर है। यहाँ पर बस ध्यान इतना देना है कि जो फेज शिफ्ट कीइंग में जो कैरेट सिग्नल का जो फेज है वो तभी चेंज होगा जब डेटा सिग्नल यानी मैसेज सिग्नल में ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन मतलब या तो 1 से 0 हो रहा है या 0 से 1 हो रहा है। जैसे यहाँ पर 1 से यानी यहाँ तक 1 था, 1 के बाद अचानक क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो ये ट्रांजिशन टाइम है, ठीक है। ठीक इधर भी हम ध्यान देते हैं, तो यहाँ तक तो 0 था लेकिन जैसे यहाँ पर आया तुरंत यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये भी क्या होगा, ट्रांजिशन टाइम है। ठीक इसी ट्रांजिशन टाइम पर, इसी दोनों ट्रांजिशन टाइम पर फेज चेंज होता है। जैसे कि अभी तक यहाँ पर हम देखें कि यहाँ तक तो एज इट इज़ चला रहा था जब तक लॉजिक 1 था, यानी जब तक हमारा वोल्टेज हाई था यानी 1 था डेटा, तब तक एज इट इज़ कैरियर सिग्नल का वेव नॉर्मल फॉर्म में चल रहा था, ठीक है, यहाँ तक। लेकिन जैसे ही ट्रांजिशन पॉइंट मिला, यहाँ पर क्या हो गया, फेज शिफ्ट हो गया 180 अंश का। तो अब जो वेव होगा कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक है। ठीक उसके बाद जैसे ही हमें फिर एक ट्रांजिशन टाइम मिला, तो यहाँ पर क्या होगा, जो नॉर्मल फेज चल रहा था अब उसमें चेंजेस 180 अंश का या 180 डिग्री का फिर चेंज हो जाएगा। तो शेप हमारा चेंज हो जाएगा, फिर से ऊपर से ऐसे वेव आगे बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो वेव हमें मिलता है या जो हमें सिग्नल मिलता है वो कहलाता है फेज शिफ्ट किंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। तो इस तरह से फेज शिफ्ट किंग ये 3 होगा, ये थर्ड है, ठीक है। तो तीनों हम लोगों ने देख लिया कि तीनों में कितने प्रकार से चेंजेस करके हम अलग अलग सिग्नल को प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है मॉड्यूलेशन का। डिफरेंट टाइप के मॉड्यूलेशन जो हमने पढ़ा है, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, फेज मॉड्यूलेशन है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है और फेज शिफ्ट कीइंग है। तो ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि हर एक मॉड्यूलेशन का अपना अपना स्पेसिफिक एरिया है, अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अपने विशेषताओं के आधार पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्टिंग की यूज़ किया जाता है कहाँ पर, जहाँ पर शॉर्ट वेव, शॉर्ट, लॉन्ग और मीडियम वेव का हम जब ट्रांसमिशन करते हैं तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन काम आता है। जैसे हमारे रेडियोज़ वगैरह में पहले के ज़माने में जब एफएम नहीं होता था, तो वहाँ पर हम एएम शॉर्ट वेव और मीडियम वेव और लॉन्ग वेव पर ट्यून करके हम अपने इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते थे, ठीक है। दूसरा है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आज के समय में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, एफएम रेडियो जो चलता है वो इसी मॉड्यूलेशन का यूज़ करता है, ठीक है। जिसमें रडार सिस्टम भी आता है, टेलीमेट्री आता है, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम भी आता है। तमाम तरह का जो मॉडर्न टाइप में अब जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में होता है। पल्स फेज मॉड्यूलेशन में ट्रांसमिशन जो रेडियो वेव का बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से किया जाता है, सेटेलाइट टेलीविजन, बट बहुत हाई डिस्टेंस के लिए अगर यूज़ करना है तो वहाँ पर हम फेज मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन का वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर सपोज़ हमें कोई वीडियो या फिर कोई ऑडियो हमें सीडी में बर्न करना है, कॉम्पैक्ट डिस्क में बर्न करना है, तो उस केस में क्योंकि ऑडियो वीडियो तो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है, और लेकिन जो सीडी में होता है एनालॉग सिग्नल तो होता नहीं, वो 0 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हमें इस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। मतलब एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल डेटा में पहले कन्वर्ट करेंगे, तब जाकर के उस सीडी में उसको बर्न करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, जिसमें लो फ्रिक्वेंसी के एप्लीकेशन इस्तेमाल होते हैं, डिवाइसेस यूज़ होते हैं, वहाँ पर एम्पलीट्यूड शिफ्ट की का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी शिफ्ट की में कि हायर फ्रिक्वेंसी रेडियो ट्रांसमिशन के लिए जहाँ पर 3 से 30 मेगाहर्ट्ज़ का अगर कोई सिग्नल यूज़ करना होता है किसी डिवाइस में, तो वहाँ पर हम फ्रिक्वेंसी शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। या जो हमारे घरों में जो एंटीनाज लगे होते हैं, डीटीएच लगे होते हैं, उसमें किस प्रकार से इंफॉर्मेशन गैदर होता है, किस प्रकार से इंफॉर्मेशन कैप्चर होता है, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट की के माध्यम से, ठीक है। और और फेज शिफ्ट किंग में वायरलेस लैन, ब्लूटूथ वगैरह में जो भी हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं वो किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, मॉड्यूलेट होकर के फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, ठीक है। तो ये इतने तरीके से इसके एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास मॉड्यूलेशन तरीके थे।
उनका इस्तेमाल करके हम अलग अलग जगहों पे उसके विशेषताओं के हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। कुछ रेफरेंसेस हैं ये जहाँ से मैंने ये टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किया है, वो स्टैंडर्ड बुक है। कुछ कुछ पोर्शंस विकीपीडिया से हैं, कुछ पिक्चर्स जो हैं वो इंटरनेट से लिए गए हैं, उनका रेफरेंस दिया गया है हर डायग्राम के साथ। उसके बाद अगर कोई टॉपिक फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को दोबारा, या एक एक से दो बार से ज़्यादा आप इसको देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा सबका जवाब देने का। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।